चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली सम अमाउंट ऑफ NH4COO NH2 एंड अमोनिया एट 2 atm प्रेशर इज टेकन, मतलब स्टार्टिंग में ही प्रेशर कितना है 2 atm, टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज 6 atm, कैलकुलेट Kp, हमें Kp कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर कितना है 6 atm। देखो क्वेश्चन बड़ा एस्थेटिक टाइप का है, जरा देखो समझो बात को। NH4COO NH2 सॉलिड है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या बन रहा है, ये NH3 है, यहाँ राहुल सर ने सब उल्टा सीधा कर दिया है, इक्वेशन से बन रहा है यहाँ पर 2NH3 गैस और CO2 गैस, बोलो यही बन रहा है। T=0 में इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, T=0 में इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। ये कितना, मतलब अब जो प्रेशर होगा वो किसका होगा बेटा, स्टार्टिंग में NH4CO NH2 और NH3 लिया गया है, CO2 तो अभी बना ही नहीं है, तो जो प्रेशर होगा 2 atm वो इसी का ही होगा, और इसका प्रेशर कितना हुआ 0। T इक्विलिब्रियम जब आया, ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, अगर मैं प्रेशर से चलूं, मैं किससे चलूं बेटा, प्रेशर, क्योंकि Kp निकालना मैं डायरेक्ट खेलूंगा। अगर ये मान के चलो ये अगर गैस होता, ठीक है, तो इसका 2 atm जो है अगर इसके कंट्रीब्यूशन में होता तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं सोच रहा हूं कि इसमें से अगर P0 खर्च हो रहा है, अगर इससे कितना खर्च हो रहा है P0, अगर इसमें से P0 टूटे, अगर ये अगर कुछ अमाउंट में होता एक्चुअली में, अगर ये सॉलिड ना होकर के गैस होता तो इसमें से P0 कितना खर्च होता, अगर मैं मान के चलो इसमें से P0 खर्च हो रहा है तो इसमें कितना बन चुका होगा, स्टाइक्योमेट्री देखो 2:1 है, यहाँ 2 P0 बनेगा और यहाँ P0 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2 P0 और यहाँ पर क्या होगा 0 + P0। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू हो जाएगा 2 - 2 P0 + P0, बोलो यही होगा। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, हाँ 6 atm हो गया है, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा -P0, तो P0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2 - 6, कुछ गलत किया क्या, हाँ यहाँ सॉरी माई मिस्टेक, क्योंकि ये क्या है देखो, यहाँ पर अगर ये रिएक्टेंट होता, सॉलिड होता, सॉलिड की जगह गैस होता और इसमें से अगर P0 खर्च हो रहा है तो यहाँ 2 P0 बनेगा, यहाँ P0 बनेगा, ये प्लस होगा, समझ में आया ना, क्योंकि ये तो क्या है बेटा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 P0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर 6 atm है, ये हो जाएगा 2 + 3 P0, तो 6 - 2 कितना हुआ 4, तो P0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4/3 atm, कितना होगा 4/3 atm। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा इक्विलिब्रियम में, हम लोग प्रेशर से ही चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 4/3 और ये हो जाएगा 4/3, इसे सॉल्व करो कितना आएगा 8/3 है ना, और एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 और 8 14/3, ये कितना हो जाएगा 14/3 atm और ये कितना हो जाएगा 4/3 atm, बोलो होगा ठीक। अब मुझे अगर इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ Kp की ही तलाश है, तो Kp का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अमोनिया का प्रेशर कितना है 14/3, 14/3 का स्क्वायर कर दो इनटू प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 4/3, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। अच्छा इस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा Ng लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं मैं बताओ, 3 होगा है ना, तो Kp की यूनिट atm के पावर में क्यूब 3, 29.0 कैसे होगा यार, लगभग 29.2 के आसपास आएगा है ना, atm क्यूब, ठीक समझ में आया क्वेश्चन ये। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हमारे लिए रिलेटिवली थोड़े से इजी होते, अरे हूं हाँ करो, हूं है
आए, आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A moles of NH4HS solid is taken in a container of volume V liter if degree of dissociation is X and total pressure is capital P atm, then calculate Kp and Kc for this particular reaction. जरा ध्यान दो, हमारे पास मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखें NH4HS सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में क्या बन रहा है NH3 गैस और क्या बन रहा है H2S गैस, बोलो बन रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एनजी निकालेंगे। डेल्टा एनजी कितना आ रहा है, हाँ बोलो, डेल्टा एनजी कितना आ रहा है 2, तो डेल्टा एनजी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो केपी और केसी की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, बात तो तय है। टी इक्वल्स टू 0 पे जब स्टार्ट हो रही थी रिएक्शन, NH4HS के कितने मोल लिए गए, A, और ये तो अभी बना ही नहीं है। T इक्विलिब्रियम जब आ गया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर X है तो A में से कुछ घट जाएगा, 0 में कुछ बन जाएगा, 0 में कुछ बन जाएगा। A में कितना घटेगा बताओ, AX ही घटेगा। स्टाइक्योमेट्री 1:1:1 है, तो यहाँ भी क्या होगा, AX बनेगा, यहाँ भी क्या होगा, AX बनेगा, बोलो क्लियर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में एन टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, गैसियस जोड़ते हैं तो कितना होगा बताओ, AX प्लस AX, क्योंकि वो सॉलिड है तो आपको उसे क्या करना होगा, छोड़ना पड़ेगा। गलती मत कर देना, अगर इसको कैलकुलेशन में ले लोगे तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे AX से AX कटा A प्लस AX आएगा। अभी कितना आ रहा है 2AX, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो क्योंकि ये सॉलिड है इसको छोड़ेंगे, ये हो जाएगा AX अपॉन V, ये हो जाएगा AX अपॉन V, बोलो क्लियर है। फिर हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, इसको छोड़ देंगे, इसके मोल कितने AX, टोटल मोल कितने 2AX, कितना हुआ 1/2, इसके मोल कितने AX, टोटल मोल कितने 2AX, कितना हुआ 1/2, क्लियर है, हाँ करो, ठीक। चलिए ये हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का कितना दिया, P atm दिया है, तो ये हो जाएगा P/2 atm, और ये कितना हो जाएगा P/2 atm, बोलो क्लियर है, ठीक है। रिलेटिवली क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं Kc निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ Kc कैलकुलेट करूँ तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है AX अपॉन V, AX अपॉन V, तो ये हो जाएगा A² X² अपॉन V², यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, हाँ डेल्टा एनजी की वैल्यू 2 है तो मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर, या मोल स्क्वायर लीटर टू पावर -2, यही होगा, ठीक। Kp कैलकुलेट करते हैं, Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। पार्शियल प्रेशर NH3 का कितना है P/2, ये कितना है P/2, तो ये हो जाएगा P²/4, या मैं लिख सकता हूँ 0.25 इंटू P², ATM के पावर कितना हो जाएगा बताओ 2। आया सभी को समझ में, अरे 1/4 को 0.25 लिख सकता हूँ ना, ठीक है लिख लो। आपको ऐसा फॉर्मूले रटने नहीं है। अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एग्जांपल यहाँ 2x ले लेता तो कैसे करते, एक में से 2x टूटा है तो a में से 2ax टूटेगा, यहाँ कितना बनेगा 2ax, यहाँ कितना बनेगा 2ax, तो 2ax जुड़ करके कितना हो जाएगा टोटल मोल इक्विलिब्रियम में 4ax। समझ में आ रही बात। चलिए 18 क्वेश्चन देखो, a moles of calcium carbonate is taken in V liter of container if degree of dissociation is X and pressure at equilibrium is P atm, then calculate Kp and Kc for this particular reaction। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आने से बड़े इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड अगर रहता है हमें उसे छोड़ना पड़ता है कि नहीं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताते जाता हूँ, बना तो आप भी सकते थे। CaCO3 सॉलिड बनाने की जरूरत कितने लोगों ने की, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, सच बताओ, हाथ उठाओ।
1 2 3 4 5 6, ठीक, सभी से बन गया होगा, क्यों नहीं बनाई निकिता भाई? पढ़ता हूँ, इधर देखो, t इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल्स लिए गए? a, ये 0, ये 0। t इक्विलिब्रियम पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है तो a में कुछ टूटेगा, 0 में कुछ बनेगा, यहाँ 0 में कुछ बनेगा। अगर यहाँ से a डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है तो एक में x टूटेगा तो a में ax टूटेगा, यहाँ कितना बनेगा? ax, यहाँ कितना बनेगा? ax, ठीक है। हमारे लिए इक्विलिब्रियम के मोल्स जो काम के हैं, क्योंकि ये सॉलिड है, इक्विलिब्रियम पे मोल्स ये तो है जरूर, क्योंकि ये सॉलिड है, इन्हें इग्नोर करेंगे तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? ax, क्या हो गया? ax। अब जरा देखना कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बताओ? ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, ax अपॉन v, ठीक है। चलिए, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये वैसे का वैसा रहेगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? ax अपॉन ax, यानी ये कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बताओ? ये तो किसी काम का नहीं, ये तो किसी काम का नहीं, 1 इंटू पी, बोलो होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, Kc इक्वल्स टू मैं कैसे लिखूंगा? CO2 का कंसंट्रेशन, और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ? ax अपॉन v, यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है? 1। Kp इक्वल्स टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P atm। अरे भाई बकवास क्वेश्चन था, जरा बात को समझो। इस रिएक्शन में CaCO3 क्या है? सॉलिड, CaO क्या है? सॉलिड, CO2 क्या है? गैस। इसका मतलब प्रेशर हमें किसका मिलता है? सिर्फ गैस का ही मिलता है। इसका मतलब इस पूरे कंटेनर में जो रिएक्शन हो रही थी, क्लोज कंटेनर में आपको पता है इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम आने के बाद गैस सिर्फ CO2 है, तो जो प्रेशर होगा वो किसका होगा? CO2 का। यानी इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर P है वो किसका प्रेशर है? CO2 का प्रेशर है। तो Kp का एक्सप्रेशन इक्वल्स टू हो जाएगा P atm। बोलो बात क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों सॉलिड हैं तो इनके कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लूंगा, तो हमें इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन Kc के रेस्पॉन्डिंग मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? CO2 का होगा। और CO2 का मोल्स है ax, वॉल्यूम से v से डिवाइड किए तो ax अपॉन v। क्या समझ में आया? अरे हूं हाँ करो, ठीक, लिख लो। कितने लोग का यही आंसर था? आसान था क्वेश्चन, ये नहीं बनाई बेटा है? एक नंबर बात, लड़ना वड़ना नहीं रे पटे। चलिए 19 क्वेश्चन है, ए मोल्स ऑफ CO इज टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V लीटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P atm, कैलकुलेट Kp एंड Kc फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। देखो ध्यान दो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। CO गैस था, ये इक्विलिब्रियम पे डिसोशिएट हुआ CO2 गैस में और कार्बन सॉलिड में बदल गया, ठीक। T इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल्स थे? A मोल, ये 0, ये 0। T इक्विलिब्रियम जब आया तो A में से, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? X है, तो एक में से X टूटेगा तो A में से AX टूटेगा, ठीक है। बच्चा गलती क्या करता है जरा गौर से सुनना, वो यहाँ 2 देखते ही 2x तोड़ देता है। कितना तोड़ता है? 2x, क्योंकि यही सिखाया गया उसे स्कूल में, ठीक है, या जहां पे भी पढ़ रहे थे वो बच्चे ऐसे ही गए। और ये सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक होती है, बड़ा ब्लंडर होता है, और इससे गलत आंसर डेफिनेटली आएगा। जो गलत आंसर होगा वो ऑप्शन में जरूर होगा। क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ए में से कितना टूटेगा? ax। तो अब स्टाइक्योमेट्री देखो, 2:1:1 है, तो 1 इक्वल्स टू 1/2:1/2। अगर ये ax टूट रहा है तो ये ax/2 बनेगा और ये भी ax/2 बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में है? यानी कि 0 + ax/2 बनेगा, यहाँ 0 + ax/2 बनेगा। बोलो बनेगा? ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, सॉलिड है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो n टोटल अगर मैं लिखूं, n टोटल एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या होगा? a - ax + ax/2। तो ये हो जाएगा a - ax/2, यही होगा। एलसीएम लूंगा तो ये होगा 2 में से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 2a - ax, 2a - ax। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो a कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - x/2, यही होगा। हूँ हाँ करो ना।
देखो मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, चेक कर लो, नहीं ना, ठीक। चलिए देखो T इक्विलिब्रियम है, इसके बाद अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन देखें तो इक्विलिब्रियम में ये क्योंकि गैस है तो ये होगा A माइनस ए एक्स अपॉन वी, ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन 2v, और ये क्योंकि सॉलिड है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अब, ठीक है। चलिए इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन हो गया, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन देखते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस ए एक्स, इसके मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितना है, a 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर है। इसे सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत हूं, हाँ क्लियर है, हाई ठीक है। यहां पर किस इसके मोल कितने हैं, ax अपॉन 2, ठीक है ना, और टोटल मोल्स है ना, इसके मोल्स अपॉन सबके मोल कितने हैं, डिवाइडेड बाई a इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यही है। तो इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ax बाई 2 इंटू 2 अपॉन a 2 माइनस एक्स, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x अपॉन 2 माइनस एक्स, इसका कोई सिग्निफिकेंस इधर का नहीं होगा। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। चलिए कार्बन सॉलिड है तो उसको तो भूल जाना है। तो अब हमें अगर पार्शियल प्रेशर लिखना हो, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो वो कैसे लिखूंगा बताओ, इसके मोल फ्रैक्शन 2 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू PATM, ये कितना हो जाएगा बताओ, XP अपॉन 2 माइनस XATM। तो ये सारी काम की चीजें मुझे मिल गई है। अब मैं क्या करूंगा, देवांगन जी आंख बंद नहीं होना चाहिए ना, सर परमानेंट सुला देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा था ना, झपका रही थी आंख, वही तो बोल रहा था आंख झपकाना भी नहीं है, ठीक है। इधर ध्यान दो, हमारे पास क्या था, CO गैस से क्या बना, CO2 गैस और कार्बन सॉलिड, ठीक। सबसे पहले कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में क्या दिया है जरा देख के बताओ, a माइनस ए एक्स अपॉन वी, तो a 1 माइनस एक्स अपॉन वी, यही है, ठीक है। दूसरा ax अपॉन 2v, ax अपॉन 2v, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। kp अगर मैं kc लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा CO2 का कंसंट्रेशन अपॉन CO का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, बोलो यही होगा। CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, ax अपॉन 2v डिवाइडेड बाई CO का कंसंट्रेशन कितना है, a 1 माइनस एक्स अपॉन v का होल स्क्वायर, बोलो होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा ax अपॉन 2v इंटू क्या हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, v से v कैंसल, a से a कैंसल, आंसर आया kc इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, xv अपॉन 2a 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होती बताओ, 1 माइनस 2 यानी कि -1, तो यूनिट होगी मोल पर लीटर के पावर में -1, या फिर लीटर मोल इनवर्स। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, लिख के मैंने कोई गलती तो नहीं करी, समझ जाओगे। मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा तुम समझ जाओगे, ठीक है। चलो ये तो मैंने जैसे लिखा है हो गया, क्लियर है। तो Kc की वैल्यू हमें मिल गई xv अपॉन 2a 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बारी आई किसकी, Kp निकालने की। जरा ध्यान देना, 2CO गैस से बन रहा है CO2 गैस और कार्बन सॉलिड, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना दिया है जरा देखते हैं। सबसे पहले ये कितना है, 2 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू पी, 2 माइनस 2x अपॉन
2 माइनस एक्स इंटू पी, और CO2 का प्रेशर कितना दिया है, XP अपॉन 2 माइनस एक्स, XP अपॉन 2 माइनस एक्स, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए बॉस, अब अगर मैं यहाँ Kp कैलकुलेट करूं तो Kp इक्वल्स टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर। बोलो यही होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है XP अपॉन 2 माइनस एक्स, यही है, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू 2p अपॉन 2 माइनस एक्स, इस पूरे का क्या होगा बताओ, स्क्वायर होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री यहाँ क्या है 2 है। समझ में आया सभी को? तो इसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, XP अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 4p स्क्वायर। बोलो यही होगा? अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। अब जरा देखना, 2 माइनस एक्स से एक 2 माइनस एक्स कैंसिल, p से एक p कैंसिल, तो Kp इक्वल्स टू मुझे क्या मिला, x 2 माइनस एक्स, बोलो यही है, अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 4p, यूनिट क्या हो जाएगा, ATM इनवर्स। तो इससे अपन लोग Kc और Kp कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, लिख लो। ये सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, फॉर Kp, Kp के लिए था, ऑप्शन था, हमारा आंसर Kp का क्या है बताओ, देखो कोई लिखा है, x 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4p। सेकेंड ऑप्शन ये था 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 2xp। थर्ड ऑप्शन था x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4p, और फोर्थ ऑप्शन था A एंड B बोथ। मतलब फोर्थ ऑप्शन कुछ और रहा होगा, जेई में क्वेश्चन था तो मल्टीपल चॉइस था, एक से मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो ये ऑप्शन तो हमने निकाल लिया ना, ठीक है। अब अगर मोर देन वन ऑप्शन आते हैं तो आपको ज्यादातर चीजों के बारे में विचार करना होगा, जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आंसर भी है, इसी को ही इसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। मैं आपको पूरे डेरिवेशन से समझाता हूं, देखो ध्यान देना। हमारे पास क्या था, 2CO गैस, यही था, से बना था CO2 गैस, और क्या था, कार्बन सॉलिड। पार्शियल प्रेशर इसका कितना था बताओ, पार्शियल प्रेशर कितना था इसका बताओ। अरे यार अभी तो लिखा 2 माइनस 2x इंटू पी अपॉन 2 माइनस एक्स, यही है। CO का प्रेशर कितना है बताओ, XP अपॉन 2 माइनस एक्स। अब जरा देखना, इसी में ही खेल है, यहां से 2 कॉमन निकाला मैं, क्या निकाला बेटा, 2 कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकालते ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू पी अपॉन 2 माइनस एक्स। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये हो जाएगा XP अपॉन 2 माइनस एक्स, यही है ना। अब इस 2 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू पी अपॉन, ये 2 अगर नीचे आके डिवाइड हुआ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2, यही है। अरे हूँ हाँ करो, पक्की बात है। अगर यहाँ XP है, यहां से अगर 2 कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2, बोले यही होगा ना, ठीक है। अब Kp का एक्सप्रेशन निकालो यहां से, Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर। तो जरा ध्यान देना, CO2 के लिए कितना है, XP अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2, यही है।
अरे हुआ करो, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस एक्स पी अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो के पी इक्वस टू हो जाएगा एक्स पी अपॉन 2 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पी का स्क्वायर, यही होगा। अब जरा ध्यान देना, इस पी स्क्वायर से ये पी कैंसल और कुछ कटकुटा रहा है, 1 माइनस एक्स बाई 2 से एक 1 माइनस एक्स बाई 2 कैंसल, तो के पी इक्वस टू आएगा 1 माइनस एक्स बाई 2, क्लियर है। और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू पी। बोलो क्लियर है। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2xp, हाँ ठीक है, ऑप्शन ये रहेगा, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये x को अगर मैं नीचे ले आऊं, इस x को क्या करूं मैं नीचे ले आऊं, तो ये x अगर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कैसे बच्चों बताओ, 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2p बाई एक्स। ठीक है, ये फॉर्मेट था यहाँ पे, ये मैंने यहाँ मिस्टेक लिख दिया, इसे सुधारा जाए तो ये ऐसा फॉर्मेट में लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2p बाई एक्स। तो हमें कैसा भी ऑप्शन वो घुमा के दे सकता है। एक्चुअली मैं आपको डिराइव फॉर्म बताया, अगर नंबर के फॉर्म में देता ना तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता, इनिशियल मोल देता, हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता, हम तुरंत आंसर तक पहुंच जाते। कई बार डिराइव वाले फॉर्मेट में ना उसके एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में भी लिखना पड़ता है हमें, तो दूसरे फॉर्मेट में लिखने के लिए ये सारी चीजें होती है। तो आंसर होगा हमारे पास में ए एंड बी बोथ। बोलो क्लियर है। ठीक, चलो लिख लो, ये भी नोट कर लो। सारी चीजें समझ पा रहे हो ना आप, ये सब रटने नहीं बैठना, कॉपी में इतना सारा कैलकुलेशन देख के रोते नहीं बैठना है। ठीक है, ये सब आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट में दिया हो तो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, 13 चल रहा है कि हो गया, तो हैशटैग 14 देखते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के। के का क्या रोल है, देखो के एक्चुअली क्या है, के एक्चुअली है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन फिर भी हम लोग इस चैप्टर में इसे केसी और केपी, एक्टिविटी को अगर कंसंट्रेशन, एक्टिविटी को अगर प्रेशर के टर्म में लिया जाए तो हम लोग इसे केसी और केपी बोलते हैं। वैसे तो केसी और केपी को प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हम लोग इसकी यूनिट बता सकते हैं कि मोल पर लीटर के पावर में डेल्टा एनजी या एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी, ये इसका डिराइव्ड यूनिट है। लेकिन एक्चुअली में ये लोग डिराइव हुए कहाँ से, ये लोग डिराइव हुए हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, जो कि क्या होता है बेटा, यूनिटलेस। अगर ऑप्शन में यूनिटलेस और केसी और केपी की यूनिट पूछे तो आप डेफिनेटली क्या टिक करके आओगे, यूनिटलेस टिक करके आओगे। बोलो बात आपको समझ में आया। ठीक, चलिए, तो के जो होता है ना, के जो वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ के, तो के जो होता है वो होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन हम लोग यहां लेते हैं। अब देखो केस की स्टडी करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ वैल्यू ऑफ के इज वेरी हाई, अगर के की वैल्यू बहुत हाई हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, के की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो बहुत बहुत ज्यादा होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम से। क्या ये बात समझ में आई? अगर के की वैल्यू मुझे बढ़ानी है तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इट मीन्स
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के सामने मैं नेग्लिजिबल मानूंगा। क्या मानूंगा बेटा, नेग्लिजिबल मानूंगा। इसका मतलब K लगभग बराबर होगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के। क्लियर है? ऐसे कंडीशन में देख करके ऐसे लगेगा कि रिएक्शन पहले स्टार्ट हुई, पहले रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट क्या था, 0। जैसे ही इक्विलिब्रियम आया रिएक्शन लगभग खत्म हो चुकी है, मतलब रिएक्टेंट खत्म होते 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 लगभग ना के बराबर बचा है और प्रोडक्ट बनते बनते बहुत ज्यादा बन गया। रिएक्शन खत्म होने ही वाली थी कि इक्विलिब्रियम आ गया। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नेवर बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली। कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 100% तो कंज्यूम नहीं होता। रिएक्टेंट कम जरूर हुआ, होते होते जैसे ही 0 होने वाला था, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते जैसे ही 100% होने वाला था, उतने में इक्विलिब्रियम आ गया। और इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन दोनों के क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, और रेट दोनों का फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये है K की वैल्यू अगर बहुत हाई हो तो वो ये चीज बताता है कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आई तो है, लेकिन रिएक्शन जब खत्म होने ही वाली थी उससे जस्ट थोड़ा सा पहले क्या आया, इक्विलिब्रियम आ गया। बोलो बात क्लियर है? और ये तभी हो पाएगा जब K की वैल्यू क्या हो, बहुत हाई हो। इस कंडीशन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा होगा, तो K की वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है बेटा, प्रोडक्ट के। क्या ये बात सबको समझ में है? तो यहां पर मैं पॉइंट लिख सकता हूं, मोस्ट ऑफ द reactant has been converted into product। ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, लगभग कंप्लीट हो ही चुकी थी। बोलो बात समझ में है? ऐसा तभी हुआ होगा, अब जरा समझना, बात को समझना। मैं बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट टूट करके प्रोडक्ट बन रहा है जब K की वैल्यू बहुत हाई है। तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में विचार करो भाई। DOD क्या है, एक प्रॉपर्टी है, डिसोशिएटेड मोल अपॉन टेकन मोल। जितना ज्यादा रिएक्टेंट डिसोशिएट होगा उतना ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा ना। इसका मतलब K की वैल्यू अगर ज्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा बेटा, बहुत हाई होगा। यानी DOD इज ऑल्सो वेरी हाई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत हाई होगा। क्या ये बात समझ में आया सभी को? लिखा जाए, देखो K की वैल्यू वेरी हाई बोला जाता है तो प्रैक्टिकली कुछ तो लिमिट होगा ना। जब हम वेरी हाई बोलते हैं तो वो प्रैक्टिकली हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 10 to the power 3 तक बराबर या उससे ज्यादा को हम लोग वेरी हाई मानते हैं। ठीक है, ये एक कंसिडरेबल वैल्यू होती है और ये हायर स्टडीज में होती है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब देखो अगला केस क्या होगा, केस नंबर 2। बोलो, इफ वैल्यू ऑफ K इज वेरी लो, K की वैल्यू बहुत लो है। ठीक है, समझना, यानी K की वैल्यू लेस देन है 10 to the power 3। ये कंसिडरेबल लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन के लिए, ज्यादा इस पे आपको जाना नहीं है। आप समझो K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अगर K की वैल्यू लो है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब इट मींस एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वेरी लो होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, या मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन जो होगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से। यानी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को अब मैं रिएक्टेंट के कंपैरिजन में क्या मानूंगा, नेग्लिजिबल। अब जरा समझना, इसका मतलब K लगभग बराबर होगा 1/R। K लगभग बराबर होगा किसके बेटा, 1/R के। समझ में आया? हूं हाँ करो, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, जरा उसको समझते हैं। यानी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी,
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चालू हुआ ही था और हमारे पास में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ना के बराबर बन रहा है, यानी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम आ गया। अगर इक्विलिब्रियम ना आया होता तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता और बढ़ते बढ़ते प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 100%, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो जाता, तो मैं बोलता रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई। लेकिन रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई थी, रिएक्टेंट से थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनने लगा ही था कि इक्विलिब्रियम आ गया। थोड़ा बहुत पढ़ने का मन किया ही था कि फोन आ गया, तुमने खाना खाया बाबू, तो अब कहां बाबू को मन लगेगा, बाबू का ध्यान तो उधर ही चले गया ना, है कि नहीं। उसके बाद वही वाली बात होती है ना हितेश, समझना बात को, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई ही थी कि क्या आ गया, झट से इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब आप खुद सोचो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बना होगा, ना के बराबर या नेग्लिजिबल बना है, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट डिसोशिएट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बहुत कम होगी, वेरी लो होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज converted into product. Clear? A reaction proceed up to very little extent या very little अमाउंट, रिएक्शन बहुत ही कम अमाउंट में प्रोसीड हुई है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या है बोलो, इज वेरी लो। ठीक है देवांगन जी। केस नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है इफ k की वैल्यू क्या हो जाए, लगभग 1 के बराबर हो जाए। तो k की वैल्यू जब 1 के बराबर होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम यही है। अब k की वैल्यू अगर यूनिट हो जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर मान लो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल है 1 के। बोलो क्लियर है? इसका मतलब बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन इक्विलिब्रियम, यानी दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो होंगे वो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, लिखेंगे बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन significant amount at equilibrium। यहाँ k की वैल्यू हमने मॉडरेट ले ली है, ना ज्यादा ना कम, यानी 1 के बराबर। AgCl सॉलिड है, ठीक है, इसको अगर मैं पानी में डालूं तो Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनता है। किसी भी सॉल्ट को अगर पानी में डालते हैं उसका अगर आयनाइजेशन हो जाता है, यानी मैं बोल सकता हूं द्विवेदी जी कि सॉल्ट सॉल्यूबल हो गया पानी में, क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया, उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KSP। इस KSP की वैल्यू होती है लगभग 10 टू द पावर -10। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी लो है कि वेरी हाई है, बताओ? वेरी लो है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी लो है, इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट बहुत ही ना के बराबर बनेगा, ना के बराबर बनेगा। बोलो बात क्लियर है?
अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, अगर मैं क्या करूं, Ag प्लस एक्वस है और Cl माइनस एक्वस है, इन्हें मिला दूं तो यहां पर AgCl सॉलिड और H2O बन जाएगा। बोलो बनेगा। इस कंडीशन में K-Sp आपको पता है कि रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। 1/10 टू द पावर माइनस 10 सोना नहीं है तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 10, नहीं सोना भी नहीं है। ये वैल्यू क्या है बेटा, वेरी हाई है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी हाई है तो इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये रिएक्शन जो है, ऊपर वाली रिएक्शन को अगर आप सोचो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना पसंद कर रही है कि बैकवर्ड, बैकवर्ड आना पसंद कर रही है। यानी आप AgCl को घोलना तो चाह रहे हो लेकिन वो आसानी से घुल नहीं रहे क्योंकि उस रिएक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए Ksp की वैल्यू क्या है बेटा, वेरी हाई है। तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर पहले वाले रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। आप AgCl डालना चाह रहे हो, AgCl आयनाइज होना चाहता है लेकिन आयनाइज हो नहीं रहा, वो किधर आ जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जा रहा है। इसीलिए तो AgCl का क्या बनता है, PPT बनता है। क्या बनता है, PPT। AgF नो PPT, AgCl व्हाइट PPT, AgBr पेल येलो PPT और AgI येलो PPT बनाती है। तो ये प्रेसिपिटेशन का रीजन ही हुआ जिसको हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी में पढ़ रखा। अरे नहीं है समझ में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन के लिए Ksp की वैल्यू वेरी लो है और रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो रिवर्स करने पर Ksp की वैल्यू वेरी हाई हो जाती है। इसलिए AgCl बना रहेगा, Ag प्लस Cl माइनस बनने में कमी होगी। इस वजह से AgCl की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है या ना के बराबर होती है। AgCl की प्रॉपर्टी ही है प्रेसिपिटेशन बनाने की। समझ में आ रही बात। इसलिए AgCl आसानी से सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। समझ में आया, ये इसका रीजन है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब इस बात से एक आइडिया लगाओ, अगर Ksp की वैल्यू वेरी हाई है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है वो कम है। अब इस अगर जबरदस्ती मैंने प्रोडक्ट बना भी दिया तो प्रोडक्ट बनाने पर रिएक्शन के लिए Ksp की वैल्यू इन्वर्स करने पर ज्यादा आ रही है। यानी कि जो प्रोडक्ट है अगर उसे मैं रिएक्टेंट बना दूं तो रिएक्टेंट से बनने वाला जो AgCl है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। यानी इस सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए Ksp की वैल्यू वेरी लो है तो रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी, लेकिन रिएक्शन को उल्टा करते ही रिएक्शन आगे की तरफ जाने लगती है, यानी AgCl आसानी से बनने लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर Ksp की वैल्यू वेरी लो है तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन टिल इक्विलिब्रियम। ये हम आगे काम में लेंगे। अगर Ksp की वैल्यू वेरी हाई है तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ क्या ये Q क्या है, Q कुछ और नहीं है, हमने Kc और Kp पढ़ा। Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, Kp इक्वल्स टू प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये हम लोग इक्विलिब्रियम में लेते थे। रिएक्शन क्वोशिएंट भी सिमिलर ही होता है, सेम एक्सप्रेशन होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर एट एनी टाइम, रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर एट एनी टाइम। रिएक्शन क्वोशिएंट एक जनरल एक्सप्रेशन है, इसको आप किसी भी टाइम में निकाल सकते हो, लेकिन Kc और Kp जो है ये स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे सिर्फ इक्विलिब्रियम में रिप्रेजेंट करोगे। क्या मेरी बात समझ में? रिएक्शन क्वोशिएंट इज वेरी जनरल एक्सप्रेशन and Kc and Kp is very specific expression. Specifically Kc and Kp used in equilibrium, यानी कि आपको यहां पर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम का लेना है और किसी भी टाइम का ले लोगे तो वो क्या होगा, रिएक्शन क्वोशिएंट कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इट हैज सेम एक्सप्रेशन, इट हैज सेम एक्सप्रेशन, लिखते जाओ। as K Q can be defined at any time
while K is defined only at equilibrium. क्लियर है? तो बड़ा जनरल एक्सप्रेशन है क्या बेटा Q, और स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है क्या बेटा Kp या Kc. समझ में आया सभी को? जरा समझते हैं. देखो, अगर कोई रिएक्टेंट से सपोज A से क्या बना है बेटा B बना है. क्या बना है? A से B. ठीक है, तो रिएक्शन क्यूशेंट जो है Q, ये जनरल एक्सप्रेशन है. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन इनडायरेक्ट इसका यूज लेकर के ली चैटलियर प्रिंसिपल की तरफ हम जाने जा रहे हैं. यानी ये चैप्टर एंड होने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम. समझ में आ रही बात? ये समझ में आएगा तो आगे ली चैटलियर प्रिंसिपल भी आपको समझ में आएगा, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं. बोलो, बात क्लियर है? अरे हूँ हाँ करो. ठीक है. और जो के है वो क्या है? स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है, विशिष्ट है, बहुत स्पेशल है. ठीक है. Q एट एनी टाइम लिख सकते हैं. Q है ना, जैसे सपोज कोई रिएक्शन है B, A से क्या बना, मान के चलो A से क्या बना, B बना. ये गैस है, ये गैस है. ठीक है. अगर Q लिखना हो तो B का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम अपॉन A का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, या Q लिखना हो B का पार्शियल प्रेशर एट T टाइम अपॉन A का पार्शियल प्रेशर एट T टाइम. ठीक है, T टाइम है. ठीक. चलिए, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो Q नहीं कहलाएगा, अब वो क्या कहलाएगा? K. अब K दो तरीके का हो सकता है. Kc इक्वल्स टू B का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन A का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. दूसरा लिखने का तरीका होता है इसका Kp, B का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपॉन A का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. यानी अगर आप स्पेसिफिकली इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर लेते हो तो वो होता है हमारे पास में क्या बेटा? K, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और किसी भी टाइम में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दो, या प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर डिवाइड कर दो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? रिएक्शन क्यूशेंट K. Q क्या बोलते हैं? Q. लिख लो इसे. अब देखो, समझो काम की बात. एट इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी T इक्वल्स टू 0 टाइम पे, ठीक है, ओनली रिएक्टेंट आर टेकन. आप रिएक्शन शुरू कर रहे हो सिर्फ रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट नहीं मिला है. ओनली रिएक्टेंट आर टेकन. आपने सिर्फ रिएक्टेंट को लेकर के रिएक्शन शुरू करी है. तो इस कंडीशन में Q इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो 0 है ना. प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है, जो हम लोग क्वेश्चन अभी तक करते हैं. इस कंडीशन में Q क्या होगा? हमेशा 0 रहेगा. यानी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है और सिर्फ रिएक्टेंट से आप स्टार्ट कर रहे हो रिएक्शन, उस कंडीशन में रिएक्शन क्यूशेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तो देखो ध्यान दो, एट T इक्वल्स टू 0 रिएक्शन क्यूशेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0. इफ ओनली रिएक्टेंट आर टेकन. क्लियर है? अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, मुझे एक चीज बताओ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा. बोलो, बढ़ेगा. यानी रिएक्शन क्यूशेंट की वैल्यू बढ़ेगी. रिएक्शन क्यूशेंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी. और टाइम अगर मैंने इंक्रीज किया तो एट इक्विलिब्रियम
यानी कि जिस टाइम को हम लोग टी इक्विलिब्रियम बोले थे, उस कंडीशन में क्यू की वैल्यू बढ़ते बढ़ते केसी के बराबर हो जाएगी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है? यहां इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? बोलो, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूं? टाइम बढ़ा रहा हूं। अब मैं इसके बाद भी टाइम बढ़ा रहा हूं, इसके बाद भी मैंने क्या किया? इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब किया। इक्विलिब्रियम को मैंने क्या किया बेटा? डिस्टर्ब किया। इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब करूंगा तो अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा बताओ? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। बोलो, बढ़ने लगेगा। तो रिएक्टेंट कम होते होते और कम हो जाएगा, फिर Q की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी किससे बेटा? Kc से। क्या होगी? Kc से ज्यादा होने लगेगी। अब यहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है? नहीं, Q की वैल्यू Kc से ज्यादा नहीं होगी। समझते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास में इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके बाद मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं, या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को ज्यादा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटा रहा हूं। कुछ भी कर सकता हूं मैं, कोई भी चेंजेस कर सकता हूं। रिएक्टेंट को कम ज्यादा, प्रोडक्ट को कम ज्यादा। उसके बाद क्या असर होगा ये हम लोग देखेंगे लीच एटलियर प्रिंसिपल पे। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। फिलहाल इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? Kc के बराबर हो जाती है। यानी इनिशियली t इक्वल्स टू 0 में रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होगा? 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू बढ़ेगी, और जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा उस कंडीशन में रिएक्शन क्वोशिएंट किसके बराबर हो जाएगा? Kc के। लिख लो। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।